आज है 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अमेरिकी शेयर बाजार ने नए ट्रेडिंग हफ्ते की शुरुआत अच्छी तेजी के साथ की। पिछले 3 हफ्तों से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड में आई नरमी ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी, जिससे बाजार में रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडेक्स करीब 390 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये अपने हाई से लगभग 200 अंक नीचे आ गया था, फिर भी अंत में अच्छी बढ़त के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा। S&P 500 और नैस्डैक दोनों इंडेक्स में भी करीब 1% की तेजी दर्ज की गई। खासतौर पर टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसने नैस्डैक को ऊपर जाने में काफी मदद की। एनवीडिया के शेयरों में करीब 1.6% की तेजी आई और इसने नैस्डैक की मजबूती में अहम योगदान दिया। कंपनी के CEO जेनसेन हुआंग ने अपने सालाना GTC इवेंट में बताया कि ब्लैकवेल और वीरा रूबिन सिस्टम्स के लिए 2027 तक लगभग $1 ट्रिलियन के ऑर्डर पाइपलाइन में हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भी थोड़ी नरमी देखने को मिली, जिससे वैश्विक बाजारों को राहत मिली। इसकी वजह ये रही कि अमेरिका ने फिलहाल तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए सीधे फाइनेंशियल मार्केट में दखल देने की कोई योजना नहीं बताई है। अमेरिका ने ये भी संकेत दिया कि फिलहाल ईरान के तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जा रहा है। इससे सप्लाई को लेकर जो डर बना हुआ था वो कुछ हद तक कम हुआ और तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, जो सोमवार सुबह लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो बाद में गिरकर करीब $92 के आसपास बंद हुआ। हालांकि इसके बाद इसमें हल्की रिकवरी भी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो ये लगातार तीसरे दिन $100 प्रति बैरल के ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि तेल बाजार अभी भी काफी संवेदनशील है और भू राजनीतिक घटनाओं का असर तुरंत दिखाई देता है। तेल की कीमतों में आई नरमी का असर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट पर भी पड़ा। बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को लगा कि महंगाई का दबाव थोड़ा कम हो सकता है। US डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा कमजोर हुआ और 100 के स्तर के नीचे आ गया। आमतौर पर जब डॉलर कमजोर होता है तो ग्लोबल मार्केट में रिस्क लेने की भावना थोड़ी बेहतर हो जाती है। मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज ई-ट्रेड के एनालिस्ट क्रिस लार्किन का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा नहीं बढ़ता तो बाजार को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन अगर तेल की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ती हैं तो शेयर बाजार की रिकवरी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। अमेरिका में लिस्टेड भारतीय कंपनियों के ADR में मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। इन्फोसिस और विप्रो के ADR में हल्की गिरावट रही, जबकि डॉक्टर रेड्डीज में भी मामूली कमजोरी देखने को मिली। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ADR में मजबूती देखने को मिली। HDFC बैंक और ICICI बैंक के ADR करीब 2 से 3% तक चढ़े, जिससे ये संकेत मिलता है कि विदेशी बाजारों में भारतीय बैंकिंग शेयरों के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। ऑनलाइन ट्रैवल से जुड़ी कंपनियों में मेक माई ट्रिप के ADR में हल्की बढ़त दर्ज हुई, जबकि यात्रा ऑनलाइन में मामूली गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी GDR सकारात्मक रुख में दिखाई दिया और इसमें लगभग 1% की तेजी दर्ज हुई। सोमवार 16 मार्च को लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में मजबूत वापसी देखने को मिली। निफ्टी 50 1% से ज्यादा चढ़कर 23,400 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली सवाल ये है कि ये तेजी टिकाऊ रहती है या नहीं, क्योंकि अभी भी बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पूरी तरह मजबूत नहीं माना जा रहा। फिलहाल बाजार की दिशा काफी हद तक कच्चे तेल की कीमतों और मिडिल ईस्ट के हालात पर निर्भर करती दिख रही है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहे तनाव पर ट्रेडर्स की नजर है, क्योंकि अगर यहाँ कोई बड़ी रुकावट आती है तो उसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार दोनों पर पड़ सकता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो अगर निफ्टी 50 की तेजी जारी रहती है तो 23,500 से 23,600 के बीच का स्तर पहली बड़ी रुकावट बन सकता है। इसके ऊपर 23,800 से 24,000 का जोन काफी मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है और इसे पार करना बाजार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर बाजार में फिर से दबाव आता है तो 23,000 से 22,950 के आसपास का स्तर सबसे अहम सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक निफ्टी 50 इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार में पूरी तरह कमजोरी का संकेत नहीं माना जाएगा।
पिवट लेवल के आधार पर देखें तो निफ्टी 50 के लिए 23,622, 23,835 और 24,169 अगले संभावित रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ 23,075, 22,742 और 22,529 ऐसे स्तर हैं जहां बाजार को सपोर्ट मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने भी दिन के दौरान अच्छी रिकवरी दिखाई और 54,413 के स्तर पर बंद हुआ। इस इंडेक्स के लिए 54,966, 55,518 और 56,372 अगले रेजिस्टेंस लेवल माने जा रहे हैं, जबकि नीचे की तरफ 53,560, 52,706 और 52,154 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर देखें तो बैंक निफ्टी के लिए करीब 55,323 और 56,573 के स्तर आगे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। वहीं गिरावट की स्थिति में 53,084 और 50,721 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। बाजार के मूड को समझने के लिए पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर भी एक अहम संकेत देता है। 16 मार्च को निफ्टी पीसीआर बढ़कर 1.03 पर पहुंच गया, जबकि पिछले सेशन में ये करीब 0.75 था, जो ये दिखाता है कि बाजार में थोड़ी सकारात्मक सोच वापस लौटती दिख रही है। वहीं इंडिया विक्स, जिसे बाजार का डर मापने वाला इंडेक्स भी कहा जाता है, करीब 4.6% गिरकर 21.6 पर आ गया। हालांकि ये गिरावट थोड़ी राहत देती है, लेकिन ये अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, इसलिए बाजार में पूरी तरह से डर खत्म हुआ है ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इंडिया विक्स 18 के नीचे आ जाता है तो बाजार में तेजी के लिए ज्यादा आरामदायक माहौल बन सकता है, और अगर ये 13 के नीचे पहुंचता है तो उसे बुलिश यानी मजबूत तेजी का बड़ा संकेत माना जा सकता है। फंड फ्लो के आंकड़ों पर नजर डालें तो घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने बाजार में मजबूत खरीदारी की। 16 मार्च को डीआईआई ने लगभग 23,948 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 12,126 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जिससे उनका नेट निवेश करीब 11,822 करोड़ रुपए का रहा। इसके उलट विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने बाजार में बिकवाली जारी रखी। उन्होंने करीब 11,224 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, लेकिन 19,999 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए, जिससे उनका नेट आउटफ्लो लगभग 8,775 करोड़ रुपए का रहा। डेरिवेटिव सेगमेंट में भी हलचल देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 1,784 करोड़ रुपए का पॉजिटिव फ्लो रहा और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 556 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 2,780 करोड़ रुपए और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 449 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली दर्ज हुई। भारतीय रुपए की स्थिति भी फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। रुपया करीब 92 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो ये दिखाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपये पर अभी भी दबाव बना हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी तेजी फिलहाल नहीं आई है। गोल्ड लगभग $5,000 की आसपास की रेंज में घूम रहा है, जबकि सिल्वर करीब $30 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में हाल के दिनों में मजबूती देखने को मिली है और ये करीब 100 के स्तर तक पहुंच चुका है। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर गोल्ड की तेजी सीमित हो जाती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर को भी चुनते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और इसी से जुड़ी एक खबर काफी चर्चा में रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट के पास मौजूद मिलिट्री फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक की है। हालांकि टारगेट सिर्फ मिलिट्री ठिकाने ही बताए जा रहे हैं। बिटकॉइन में फिर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है और इसकी कीमत लगभग 73 लाख रुपए के आसपास पहुंचती दिखाई दी। इसी तरह इथीरियम भी $2,000 के नीचे जाने के बाद फिर से करीब $2,100 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। हालांकि क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत तेज रहता है। भारत में बेरोजगारी दर से जुड़ा नया डेटा भी सामने आया है। फरवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 4.9% पर आ गया, जो 5% के अनुमान से बेहतर है और ये दिखाता है कि रोजगार के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी सुधरती नजर आ रही है। मार्च का महीना ऑटो सेक्टर के लिए खास माना जाता है, क्योंकि ये वित्त वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस समय कंपनियां अपने सालाना टारगेट पूरे करने के लिए गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट देती हैं और खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 लाख रुपए तक के ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका की राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को अवैध करार दे दिया है, जिससे कई देशों के साथ की गई ट्रेड डील्स पर असर पड़ सकता है। इस फैसले के बाद मलेशिया पहला देश बन गया है जिसने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को अमान्य घोषित कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कौन-कौन से देश इसी रास्ते पर चलते हैं।
अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स ने बताया है कि कंपनी अपने कमर्शियल वाहनों यानी ट्रक और बस की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। ये बढ़ोतरी अधिकतम 1.5% तक होगी और नई कीमतें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल और अन्य इनपुट लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने जानकारी दी है कि अमेरिकी दवा नियामक यूएस FDA ने उनकी दवा ILUMYA से जुड़े आवेदन को समीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया है। कंपनी इस दवा का इस्तेमाल अब सोरियाटिक आर्थराइटिस से पीड़ित वयस्क मरीजों के इलाज में करने की मंजूरी चाहती है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी GMDC ने NMDC के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य गुजरात में रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर में खोज, खनन और प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाओं का आकलन करना है। RVNL को NMDC से करीब 9.27 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़ा है। सागर सीमेंट्स ने अपनी सहायक कंपनी आंध्रा सीमेंट्स में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। कंपनी 66.76 लाख शेयर OFS के जरिए बेचेगी, जो कंपनी की कुल पूंजी का करीब 7.24% हिस्सा है और फ्लोर प्राइस 52 रुपए तय की गई है। पावरमेक प्रोजेक्ट्स को अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से 709.56 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये महाराष्ट्र के तिरोड़ा स्थित 5x660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव से जुड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैमसंग CNT के साथ $3 अरब का लंबी अवधि का करार किया है। इसके तहत कंपनी 15 साल तक ग्रीन अमोनिया की सप्लाई करेगी, जो साफ ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम कदम माना जा रहा है। एल्कील अमाइंस ने बताया है कि मेथिल अमाइंस और एथिल अमाइंस के उत्पादन में दिक्कत आ रही है। फोर्स मेजर की स्थिति के कारण कंपनी ने अपनी 3 फैक्ट्रियों में इन केमिकल्स का उत्पादन फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया है। ओमैक्स ने जानकारी दी है कि उसकी सब्सिडियरी को हरियाणा और पंजाब में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा सर्टिफिकेट मिल गया है। इससे इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने और बिक्री शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। GSK फार्मा ने बताया है कि कंपनी के अधिकारी जुबी चांडी ने CFO पद से इस्तीफा दे दिया है। CFO कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए ऐसे बदलाव पर निवेशकों की नजर रहती है। एंजल वन ने जानकारी दी है कि कंपनी का बोर्ड वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। इस प्रस्ताव पर 20 मार्च 2026 को फैसला होगा और अगर मंजूरी मिलती है तो 27 मार्च 2026 रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अब ब्रोकरेज हाउस की राय की बात करें तो MKI ग्लोबल ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए लगभग 570 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 36% तक का संभावित रिटर्न दिखाता है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का दिसंबर क्वार्टर बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन बहुत खराब भी नहीं था। पिछले कुछ महीनों में शेयर में भारी गिरावट आई है और एक महीने में लगभग 27 से 28% तथा 6 महीने में करीब 45% तक गिर चुका है। इसलिए अब वैल्यूएशन थोड़ा आकर्षक स्तर पर आ गया है। इसी ब्रोकरेज ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया को भी खरीदने की सलाह दी है और इसके लिए लगभग 15,000 रुपए का टारगेट दिया है, जो करीब 40% तक की संभावित तेजी का संकेत देता है। हाल के समय में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया का शेयर काफी गिर चुका है और लगभग 10,000 रुपए का स्तर इसके लिए मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हर बार जब शेयर इस लेवल के आसपास आता है तो खरीदारी देखने को मिलती है। मोतीलाल ओसवाल ने वैट वाबैक पर भी भरोसा जताया है और इसे खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए लगभग 1900 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 49% तक की संभावित तेजी का दिखाता है। मोतीलाल ओसवाल ने JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपनी पसंद में शामिल किया है और इसके लिए लगभग 360 रुपए का टारगेट दिया है। हालांकि हाल के दिनों में ये शेयर थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर उम्मीद बनी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है और करीब 1750 रुपए का टारगेट रखा है। हाल के दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ज्यादा तेजी नहीं दिखा पाया है और 1400 रुपए का स्तर इसके लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना हुआ है।